Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine, good and safe at your home. Unit number 4, Turning Effect of Force. Topic is Equilibrium 4.7. First we have to know that what is equilibrium. तो हमारे पास बच्चों ये equilibrium जो है it is a Latin word. Latin word जिसका meaning है equal balance. किस चीज़ के equal balance? हमारे पास जब हम चीज़ को मूव कराते हैं या कोई चीज़ रेस्ट पे भी है, हमने स्टार्ट में पढ़ा था फोर्स डायग्राम. तो अगर कोई चीज मूव कर रही है या फिर रेस्ट पे है तो उस पर हमारे पास सर्टेन फोर्सेस एक्ट कर रही है. ऐसे ही होता है ना. फोर्स डायग्राम का जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास नॉर्मल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है, लॉट ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी इवन इफ इट इज ऑन रेस्ट. तो कहता है जब हमारे पास फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, ठीक एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती हैं और बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होती है, तो हम क्या कहते हैं, the body is in a state of equilibrium. ठीक है बच्चों, कि हमारे पास किसी भी बॉडी का अपने सेवरल फोर्सेस के होते हुए भी, काफी सारी फोर्सेस को होते हुए भी अपनी पोजीशन में चेंज ना लाना, इट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम. अब कहता है इज द कंडीशन. इक्विलिब्रियम क्या है? इट इज द कंडीशन ऑफ अ फोर्स वेयर इट इज एक्टेड बट सिंपली कैंसल आउट. कि फोर्स तो एक्ट हो रही होती है, हमारे पास फोर्स होती है, लेकिन क्या करती है, एक फोर्स दूसरी फोर्स को कैंसिल कर देती है. एक पॉजिटिव है तो दूसरी फोर्स नेगेटिव होगी. दीज फोर्सेस में बी इवन लार्ज इनफ टू कॉज द परमानेंट डिफॉर्मेशन. कहता है कि हमारे पास जरूरी नहीं है फोर्सेस कम ही हो हमेशा. ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं ये इतनी ज्यादा हो कि वो जो बॉडी होती है डिफॉर्म करना, मतलब अपनी शेप को चेंज करना, कि बॉडी हमेशा हमेशा के लिए अपनी शेप को चेंज कर दे. ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कैसे इक्विलिब्रियम की ये फोर्सेस की जो मैंने बात की, हाउ इट वर्क. देखिए बच्चों, फोर्स डायग्राम है ये, कि हमारे पास एक बॉडी है, उस पे 4 टाइप की फोर्सेस हैं. दैट इज F1 हम कह देते हैं 30 न्यूटन और ये 30 न्यूटन. याद है आपको कि हमारे पास हमने जब फोर्स डायग्राम बनाई थी तो इधर क्या था, x कंपोनेंट, और इधर -x, इधर y एंड हियर -y. अगर वो नहीं भी याद तो जो आपको वेक्टर डायग्राम क्या थी, कि हमारे पास देखिए यहाँ पे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एरो क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं. बोथ की डायरेक्शन, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन डिफरेंट है. डायरेक्शन डिफरेंट है मतलब दोनों क्या एक के साथ माइनस साइन आएगा, ठीक, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. डायरेक्शन डिफरेंट होने का मतलब ये होता है कि हमारे पास फोर्सेस एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं. ठीक है, यहाँ पे 30 न्यूटन को कैंसिल कर रही हूँ, यहाँ 50 न्यूटन को. सेम इज द केस ओवर हियर. अब कहता है there is an object at equilibrium since the forces are balanced, however forces are not equal. कहता है ऐसा भी हो सकता है कि फोर्सेस, यहाँ पे तो हमने इक्वल फोर्सेस की बात की है, कि फोर्सेस इक्वल ना हो लेकिन ऑब्जेक्ट फिर भी बैलेंस हो. कैसे होगा, कि सम ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, सम ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस और ये सारी चीजें बीच में मिंगल होके इनके दरमियान में आके उसे बैलेंस करा सकती है. नाउ हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो कि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड हैं और आपकी बुक में यूज हुई हैं. सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों, कि हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है. हमारे पास एक ऐसा पॉइंट बॉडी का जहाँ पूरे का पूरा वेट जो होता है बॉडी का वो वहाँ पे एक्ट अपॉन होता है. हमें ये लगता है कि हमारे पास जो बॉडी है उसका वहाँ पे होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड अपॉन दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, अब हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के 2 केसेस पढ़े थे. एक था हमारे पास रेगुलर शेप बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक थी इरेगुलर शेप बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी. जो ज्योमेट्रिकल शेप बॉडी थी, मींस रेगुलर शेप बॉडी थी, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता थी, और जो इरेगुलर थी उनकी हम फाइंड आउट करते हैं. कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय द प्लम लाइन मेथड. ठीक, अब हमारे पास फोर्स सिस्टम आ गई. कौन सी, कंकरेंट एंड नॉन कंकरेंट फोर्सेस. अब ये क्या चीज है, कंकरेंट फोर्सेस occur when the line of action of forces acting on a body insert at a common point. कि हमारे पास जब बहुत सी फोर्सेस आती हैं ना और वो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करती हैं,
ठीक, जब वो एक ही पॉइंट पे कट करेंगी तो हम उन्हें क्या कहेंगे, कंकरेंट फोर्सेस। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए हम काफी सारी फोर्सेस की लाइनें खींचते होते हैं तो दरमियान में आके वो कट करती है ना, तो दैट इज कॉल्ड द कंकरेंट फोर्सेस। अब नॉन कंकरेंट फोर्सेस क्या है, व्हेन द फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ डिफरेंट पॉइंट, कि हमारे पास हर फोर्स अलग 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 पॉइंट पे एक्ट कर रही हो, दैट आर कॉल्ड द नॉन कंकरेंट फोर्सेस। ओके, नाउ हमारे पास दो बेसिक टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक बच्चों। अब दो बेसिक टाइप कौन कौन सी हैं, दैट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड अदर वन इज द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। द टर्म ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम describes an object that experiences non-linear acceleration. Means that ट्रांसलेशनल हमने मोशन पढ़ा था ना, इन अ लीनियर वे, जो हमारे पास एक लाइन में बॉडी पूरी की पूरी अपने आप को मूव कराती है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलेशनल मोशन। तो कहते हैं हमारे पास जब बॉडी एक्सेलरेट करती है एक लाइन में लीनियरली, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल, ठीक। सेकंड वन इज एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नॉन रोटेशनल एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क स्टेट द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट के साथ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और सेकंड के साथ है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, ये हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। मीन्स दैट कि हमने डेफिनेशन जो आपकी बुक में है उसमें भी लिखा हुआ है, द स्टेट ऑफ बॉडी इन विच अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस acting together there is no change in translational motion as well as rotational motion, कि ना हमारे पास बॉडी की ट्रांसलेशनल मोशन हो रही होती है और ना रोटेशनल मोशन हो रही होती है। मींस बॉडी हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी या फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, या फिर ऐसा भी होगा कि दोनों इक्विलिब्रियम साथ साथ अटेन करें, ठीक। अब typically an object is set at rest in a situation in both linear and rotational equilibrium। मैंने आपसे कहा कि हमारे पास बॉडी में भी एक अटेन करे में भी दूसरी अटेन करे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास अगर किसी चीज की दो कंडीशंस हैं तो उन्हें फुलफिल करने के लिए दोनों कंडीशन पे सॉर्ट आउट होना जरूरी है ना, दोनों कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। तो हमारे पास ऐसा होगा कि जो बॉडी होगी ना तो वो ट्रांसलेशन मोशन करेगी और ना ही रोटेशनल मोशन करेगी, ठीक है बच्चों। नाउ अब हमारे पास देयर आर टू काइंड्स ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, कौन कौन से हैं, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये आपकी बुक के पेज नंबर 120 पे है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों। एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम हैज zero net force acting on it and it is at rest। Static means जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास जो बॉडी रेस्ट पे होगी we will say it is at a static equilibrium, उसके ऊपर हमारे पास जो फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या होगी, जीरो होगी और बॉडी रेस्ट में होगी। स्टैटिक रेस्ट से निकला हुआ है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम means that the body is at rest। And the next is an object is which is under dynamic equilibrium has okay, next one is कि हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, any object which is in dynamic equilibrium has a zero net force acting on it and is moving at a constant velocity, कि वो बॉडी मूव तो कर रही होती है लेकिन उस पे जो फोर्स होती है वो जीरो होती है, ठीक है। नेट फोर्सेस जीरो होती हैं, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं एंड बॉडी मूव कर रही होती है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक बच्चों। नाउ हियर इज द लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ फिजिक्स एंड द सेकंड लॉ ऑफ फिजिक्स। सो अ बॉडी एट अ रेस्ट स्टे एट रेस्ट and a body in a motion will stay in motion unless acted upon an unstable force। ये तो आपको पता है ना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि हमारे पास एक बॉडी रेस्ट की कंडीशन में रहती है जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए या फिर वो मूव करती है अंटिल उस पे कोई फोर्स अप्लाई करके उसे रोक ना दिया जाए। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, राइट। देयरफॉर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी जीरो, इसलिए
सम ऑफ ऑल द फोर्सेस हमारे पास क्या होती है, 0। यहाँ पे समीशन क्या है, समीशन इज द साइन फॉर सम। किसका साइन है, सम का। ये जो ई है ना, ई टाइप का, इसे हम क्या कहते हैं, समीशन कहते हैं। समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस 0। ये हमारे पास क्या है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन है किसकी, इक्विलिब्रियम की, राइट। रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज 0। जब हमारे पास सारे पार्टिकल पे जो फोर्स होती है वो 0 के इक्वल आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, इट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास आई हुई है न्यूटन के, ये भी हमारे पास इक्वेशन फ्रॉम द न्यूटन लॉ से आई हुई है, ठीक। इफ an object is in equilibrium then the resultant force acting on object equals 0, that is expressed as follows। क्या है, FR। what is FR, resultant of the forces summation F। ये हमारे पास हम इसे वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं। वेक्टर फॉर्म होती है ना, जैसे एक सिंपल फॉर्म होती है और एक वेक्टर फॉर्म होती है। वेक्टर फॉर्म में हम क्या कर देते हैं, जो हमारे पास होते हैं उस पर सिंबॉलिकली उसे वेक्टरली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे एफ के ऊपर आपको एरो नजर आ रहा है या फिर हम बोल्ड लिख लेते हैं, तो फिर हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है इट इज इन वेक्टर नोटेशन या फिर जो वेक्टर इक्वेशन है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास क्या है, कहते हैं कंडीशंस क्या चाहिए हमें फॉर बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो कहते हैं देयर आर टू कंडीशंस, sum of all the external forces must be 0, sum of all the moments on external forces about a line is 0। कि forces भी 0 होंगी, sum of all the forces भी 0 होंगी और sum of all the torques, sum of all the tasks, external force about a line, sum of the moment हमने लास्ट पढ़ा है ना इसी चैप्टर में, हमारे पास मोमेंट हमने पढ़ा था। मोमेंट क्या था, हमारे पास टॉर्क को भी हम मोमेंट कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, टॉर्क है। टॉर्क आर मोमेंट ऑफ फोर्स। तो कहता है हमारे पास सम ऑफ मोमेंट मींस टॉर्क जो हमारे पास बॉडी पे अप्लाई हो रहे होते हैं वो भी 0 हो और सम ऑफ ऑल द फोर्सेस भी 0 हो, राइट। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि हमारे पास बच्चों देखें, there is sum of all the forces is equal to 0 and sum of all the moment is equal to 0। बॉडी के हमने 2 and 3 डायमेंशन याद है ना, हमारे पास बॉडी 3 डायमेंशन भी हो सकती है और 2 डायमेंशन भी हो सकती है। फॉर 3 डायमेंशन x, y and z, all the forces are 0 and all the torques are 0, ठीक है।